हेलो गाइस, वेलकम टू केएनपी एनालिसिस। तो जैसा कि हम डेली पीएसआईआर टॉपर्स के आंसर की आंसर कॉपी उसको डिस्कस कर रहे हैं। इस सेशन में भी हम दिया डाबी मैम की जो पीएसआईआर टॉपर रही हैं उनकी कॉपी को डिस्कस करने वाले हैं, उनका एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं डेली सीरीज की तरह। आज का जो क्वेश्चन होगा वो डिफेंसिव रियलिज्म, ऑफेंसिव रियलिज्म, यानी कि अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो स्ट्रक्चरल रियलिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, नियो रियलिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हर यूट्यूबर कहता है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। एक चीज मैं बता दूं, क्वेश्चन से पहले केवल जो दिया डाबी मैम ने लिखा है वो तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ साथ में उस टॉपिक के आसपास जो भी कुछ नया नया कुछ अच्छा होगा वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं, तो सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। क्या कहते हैं, इस वीडियो में जो हमें डिस्कस करना है वो हम शुरुआत कर लेते हैं कि क्या है। दिया डाबी मैम की कॉपी आपको दिख रही होगी। आ जाओ भाई, नीचे आ जाओ। है ना, देखो एक मिनट चला। क्वेश्चन है तो डिस्कस द सैलिएंट आर्गुमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चरल रियलिस्ट, यानी कि ये क्या है यहाँ पे क्वेश्चन का कीवर्ड। हाईलाइट द पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिक ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। पोस्ट मॉडर्न क्रिटिक पूछा है इसने स्ट्रक्चरलिज्म में, और सैलिएंट आर्गुमेंट्स पूछे हैं स्ट्रक्चरल रियलिस्ट के। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे क्लिक करनी है, यानी कि सारी चीजें लिखनी है। अब जब इसने इतना कुछ पूछा है तो यानी कि क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? क्वेश्चन बेस्ड है ये रियलिज्म पे। क्वेश्चन साफ साफ किस पे बेस्ड है? ये क्वेश्चन बेस्ड है रियलिज्म पे। अब हम पहले अगर रियलिज्म की बात करें कि रियलिज्म का मतलब क्या होता है, तो रियलिज्म जो है वो तीन चीजों के बारे में बात करता है। रियलिज्म तीन चीजों के बारे में बात करता है। सबसे पहला स्ट्रगल फॉर पावर। रियलिज्म बोलता है ना स्ट्रगल फॉर पावर, है ना, रियलिज्म का कंसेप्ट यही है। दूसरा, रियलिज्म का कंसेप्ट है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टेट ऑफ एनार्की है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्टेट ऑफ एनार्की है। ठीक है, हर स्टेट एनार्की में जी रहा है। अब है तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? सेल्फ हेल्प। ये रियलिज्म के कुछ बेसिक टेनेट्स हैं जो इस चीज को डिफाइन करते हैं कि भाई रियलिज्म चाहता क्या है, रियलिज्म किस प्रिंसिपल पे काम करता है। वो सारे प्रिंसिपल्स रियलिज्म के मेन 3 प्रिंसिपल्स हैं। अब ये बात समझ में आ गई थी हंस जे मॉर्गेंथ्यू को। एक मॉर्गेंथ्यू पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए हैं, उनको ये बात समझ आ गई कि भाई सही बात है। मॉर्गेंथ्यू फादर ऑफ रियलिज्म, फादर ऑफ क्लासिकल रियलिज्म, जो एक इन्होंने स्कूल है इनका क्लासिकल रियलिज्म, उस स्कूल से बिलोंग माने जाते हैं, उस स्कूल से बिलोंग करते हैं। तो मॉर्गेंथ्यू ने क्लासिकल रियलिज्म का कंसेप्ट दिया। मॉर्गेंथ्यू ने रियलिज्म को समझाने के लिए 6 प्रिंसिपल्स दिए थे। याद है कि आपको वो 6 प्रिंसिपल्स? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर याद है तो। अगर 6 प्रिंसिपल्स को मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं शॉर्ट में, मैं बता रहा हूँ ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चरल रियलिज्म जिस पे बेस्ड क्वेश्चन है वो यहीं से ड्राइव होगा। अगर ये चीजें नहीं पता तो निश्चित रूप से आप शायद कुछ कम हो जाए बाकी एस्पिरेंट से। तो जो इसके 6 प्रिंसिपल्स थे, जो 6 प्रिंसिपल्स हैं नियो रियलिज्म के, उनको मैं पहले बात करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले 6 प्रिंसिपल में जो प्रिंसिपल और जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी पिक्चर में आता है वो ये है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो होती है वो गवर्न की जाती है। लॉज जो उसके होते हैं वो लॉज गवर्न किए जाते हैं। किस आधार पे बेस्ड होते हैं? वो किस चीज पे बेस्ड होते हैं? लॉज जो है वो बेस्ड होते हैं ह्यूमन नेचर पे। ठीक है, लॉज बेस्ड होते हैं ह्यूमन नेचर पे, यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स गवर्न्ड बाय ऑब्जेक्टिव लॉज बेस्ड ऑन ह्यूमन नेचर। अब यहीं से काउंटर आता है स्ट्रक्चरल रियलिज्म में कि ह्यूमन नेचर अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है, ह्यूमन नेचर अनप्रेडिक्टेबल यानी कि बता नहीं सकते। ह्यूमन नेचर जो है वो साइंटिफिक थ्योरी नहीं है, हालांकि मॉर्गेंथ्यू ने अपने आप को बोला। लेकिन इसकी वजह से, ह्यूमन नेचर की वजह से, फिर स्ट्रक्चरल रियलिज्म यानी कि नियो रियलिज्म वाला जो कंसेप्ट है वो डेवलप होता है। मैं नियो रियलिज्म पे बाद में आए, पहले 6 प्रिंसिपल्स थोड़ा सा डिस्कस कर लें। दूसरा प्रिंसिपल जो आता है वो आता है फिर इसका नेशनल इंटरेस्ट का, कि हर
हर स्टेट नेशनल इंटरेस्ट मॉर्गेंथ्यू ने बोला है टर्म्स ऑफ पावर में। मॉर्गेंथ्यू ने नेशनल इंटरेस्ट को पावर की टर्म्स में बताया है कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए हर स्टेट क्या करता है, अपनी पावर जो है उसे बढ़ाना चाहता है। नेशनल इंटरेस्ट अचीव कैसे करेगा, वाई मीन्स ऑफ पावर, वाई मीन्स ऑफ पावर से जो हर एक स्टेट है वो अपना नेशनल इंटरेस्ट अचीव करेगा। तीसरा प्रिंसिपल भी अब आप पूछोगे, आप तो होशियार हो, क्योंकि तीसरा प्रिंसिपल क्या है कि नेशनल इंटरेस्ट आर डायनेमिक। नेशनल इंटरेस्ट जो है वो क्या है, वो है डायनेमिक। डायनेमिक इन द सेंस मैं आपको समझाऊं कि मान लो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन 2014 से पहले कुछ थे और 2019-20 के बाद कुछ और है। ये है हमारा नेशनल इंटरेस्ट डायनेमिक है, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट कंडीशंस के आधार पे चेंज होता रहता है। जियो पॉलिटिकल कंडीशंस के आधार पे नेशनल इंटरेस्ट जो है क्या होगा, वो चेंज होगा। चौथा कंसेप्ट क्या है, चौथा कंसेप्ट ये कि जब भी आप क्लासिकल रियलिज्म यानी कि मॉर्गेंथ्यू बोलते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशन में रोल ऑफ एथिक्स जो है उसका कोई रोल नहीं है। एक ध्यान आ रहा हो तो आपको मैकाइवली ने भी कुछ ऐसा बोला था अपने प्रिंस के लिए, है ना, कि एथिक्स को आप ज़्यादा फोकस मत करो, ठीक है। पांचवा क्या प्रिंसिपल आता है इसका कि रोल ऑफ आइडियोलॉजी। रोल ऑफ आइडियोलॉजी के लिए भी उन्होंने बोला कि रोल ऑफ आइडियोलॉजी का भी कोई रोल नहीं है। इनसे पूछा गया कि भाई फिर लोग बोलते क्यों हैं कि हम तो सोशलिस्ट कंट्री हैं, कि हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, ऐसा लोग बोलते क्यों हैं? तो मॉर्गेंथ्यू साहब ने बताया कि ऐसा लोग इसलिए बोलते हैं टू हाइड द रियल इंटेंशन। वो अपनी रियल इंटेंशन जो उसे क्या कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। टू हाइड रियल इंटेंशन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है। ये कंसेप्ट आ जाता है यहाँ पे। फिर लास्ट में उन्होंने बोला कि ये सब तो ठीक है, जो उनका छठा प्रिंसिपल है वो बोलता है कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये थे इनके 6 प्रिंसिपल। अब इनके 6 प्रिंसिपल्स तो हमने पढ़ लिए। बात आई कि स्ट्रक्चर रियलिज्म के क्वेश्चन में मैंने क्लासिकल रियलिज्म क्यों पढ़ा दिया, क्यों बता दिया, क्योंकि पहला जो कंसेप्ट है, जो पहला वाला पोर्शन है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लॉज बेस्ड ऑन ह्यूमन नेचर जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ से स्ट्रक्चरल रियलिज्म जो है, यहाँ से स्ट्रक्चरल रियलिज्म जो है वो निकल के आता है। वो क्यों निकल के आता है स्ट्रक्चरल रियलिज्म यानी कि नियो रियलिज्म, उसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसे मैं मिटाना चाहूँ तो इसे मैं मिटा देता हूँ, ये दिया मैंने मिटा, ठीक है। स्ट्रक्चरल रियलिज्म की अगर मैं बात करूँ, अच्छा ये भी रह गया, ये भैया भी रह गए, नहीं रुको इसे नहीं मिटाते, ठीक है। स्ट्रक्चरल रियलिज्म की बात करूँ तो देखो रियलिज्म का तो कंसेप्ट यही हो गया। बात आएगी फिर नियो का मतलब क्या है, नियो का मतलब क्या है कि अगर यही मैंने यहाँ पे सादा बता दिया तो ये भी आप पूछ सकते हो, है ना। तो नियो का मतलब यहाँ पे होता है, नियो का मतलब है कि देखो क्योंकि ग्रोथ ऑफ पॉजिटिविज्म जो है उसकी ग्रोथ हो रही थी, पॉजिटिविज्म की जो है वो ग्रोथ हो रही थी, है ना। तो नियो का मतलब है कि जो आपका रिलेशंस है, जो आपके इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जो आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, वो कौन डिफाइन करेगा, वो स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट आपके बिहेवियर को डिफाइन करेंगे। स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट्स जो है वो आपके बिहेवियर को डिटरमाइन करेंगे कि आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपका बिहेवियर क्या रहने वाला है, आप कैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ ग्रोथ करने वाले हो। अब यहाँ से कंसेप्ट की शुरुआत होती है स्ट्रक्चरल रियलिज्म क्यों हुआ, ये हुआ क्यों, है ना, क्योंकि ह्यूमन नेचर जो है जो क्लासिकल रियलिज्म बोलता था, वो बोला कि वो अनप्रेडिक्टेबल है, उसके आधार पे आप कुछ डिफाइन नहीं कर सकते। प्रेडिक्टेबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, वो स्ट्रक्चरल कांस्टेंट है, इसके आधार पे आप सब कुछ डिफाइन कर सकते हो, इसके आधार पे आप इंटरनेशनल रिलेशंस को जो है अचीव कर सकते हो। ये यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन, इसीलिए स्ट्रक्चरल रियलिस्ट का कंसेप्ट यहाँ पे आया। मैं अगर प्रेजेंट में एग्जाम्पल दूं आपको कि स्ट्रक्चरल रियलिज्म कहाँ पे यूज होता है प्रेजेंट में, सबको एक रसिया यूक्रेन वॉर तो पता ही होगा, रसिया यूक्रेन वॉर में अपने को पता होगा कि यूक्रेन में नेटो ने बोला था कि यूक्रेन जो है वो ऑफिशियली नेटो का मेंबर बनने वाला है। अब जब ये बात हुई यानी नेटो एक्सपेंशन हो रहा है यूरोप यूनियन एसोसिएशन में,
अब जब यूक्रेन जो वो नेटो का जब मेंबर बन जाएगा, यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाएगा, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि यूक्रेन का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो रहा है वेस्ट में, यानी कि वहाँ पे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो रहा है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द वेस्ट। अगर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन वेस्ट होगा तो क्या ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो नया स्ट्रक्चर बनता जा रहा है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के आधार पे, कि ये जो स्ट्रक्चर है ये रसिया को नुकसान देगा, ये स्ट्रक्चर रसिया को नुकसान देगा और ये स्ट्रक्चर रसिया को नुकसान देगा, क्योंकि रसिया का यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर जो है वो अपसेट हो गया। अपसेट क्या हो गया? बीओपी जो है वो अपसेट हो गया, और अगर बीओपी अपसेट हो गया तो रसिया इसे कुडंट लेट द हैपन, रसिया जो है इसे हैपन नहीं होने देगा, कुडंट लेट द हैपन, रसिया नहीं चाहेगा मेरे साथ ऐसा कुछ हो, इसीलिए रसिया किस पे चला गया? रसिया चला गया बाहर पे, और रसिया ने कर दिया अटैक यूक्रेन पे। ये है स्ट्रक्चरल रियलिज्म का कुछ कंसेप्ट जो मैंने समझाने की कोशिश की है। बेहतर है कि अब रिया डाबी मैम का आंसर पढ़ लें, उन्होंने क्या लिखने की कोशिश करी है। तो डिस्कस द साइलेंट आर्गुमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल रियलिस्ट, हाईलाइट द पोस्ट मॉडर्निस्ट। रियलिज्म इज सीन एज द dominant school of international politics, international relations, where all other theories are considered the footnotes of realism। इन्होंने अपने इंट्रो में यहाँ पे रियलिज्म, क्योंकि ब्रॉड क्वेश्चन क्या है? रियलिस्ट थ्योरी। ब्रॉड क्या है? रियलिस्ट थ्योरी। तो इन्होंने अब 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का होता तो आप स्ट्रक्चर रियलिज्म पे सीधे आ जाते, 20 मार्क्स है, तो यानी कि आपने रियलिज्म इंट्रोडक्शन में आपने लिखना है, आपने डिफाइन करना है, ठीक है। तो रियलिज्म बताया कि भाई डोमिनेंट स्कूल है इंटरनेशनल रिलेशंस का, सारे जो थ्योरी है वो फुटनोट है रियलिज्म की। रियलिज्म हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय स्कॉलर्स लाइक कौटिल्य, संजू, है ना, इन द ईस्ट, एंड थुसिडाइड्स, मैकियावेली, हॉब्स इन द वेस्ट। हॉब्स तो बोलता भी है कि भाई ह्यूमन नेचर कैसा है, स्टेट ऑफ नेचर जो बताता है हॉब्स, वो कंसेप्ट आ जाता है। मैकियावेली का प्रिंस लेवियाथन, मैकियावेली का सॉरी प्रिंस सबने पढ़ा होगा, हॉब्स का लेवियाथन सबको पता होगा, है ना। ये सारी चीजें यहाँ पे अपने को पता होनी चाहिए, और ये सारी चीजें बेस्ड थी रियलिस्ट कंसेप्ट पे। फिर ये सीधे आते हैं कि फादर ऑफ रियलिज्म कौन है? मॉर्गेंथ्यू जो है वो फादर ऑफ रियलिज्म, इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ रियलिज्म। ही गेव द फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ रियलिज्म, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। ये इन्होंने एक फैक्ट डाल दिया यहाँ पे जो अपने को याद होना चाहिए। पॉलिटिक्स अमंग नेशन किसने बुक दी थी? मॉर्गेंथ्यू ने। इनका पूरा नाम है हंस जे मॉर्गेंथ्यू, हंस जे मॉर्गेंथ्यू। और इनके व्यूज को, हिज व्यू इज कॉल्ड एज क्लासिकल रियलिज्म। मैंने आपको बताया ना 6 प्रिंसिपल्स, वो क्लासिकल रियलिज्म इनके व्यू को बोला जाता है। क्लासिकल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बेस्ड किस पे? ह्यूमन नेचर पे बेस्ड है। ये बेस्ड किस पे? ह्यूमन नेचर पे बेस्ड है। इन क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल रियलिज्म द स्ट्रक्चरल रियलिस्ट लाइक केनेथ वॉल्श, जॉन मीयरसाइमर इमर्ज्ड। क्यों? क्योंकि नियो रियलिज्म इमर्ज हुआ। नियो रियलिज्म इमर्ज हुआ तो उसमें 2 ब्रांच आई, ऑफेंसिव रियलिज्म, डिफेंसिव रियलिज्म, और इन दोनों के एक साइंटिस्ट है केनेथ वॉल्श और जॉन मीयरसाइमर। जॉन मीयरसाइमर जो है वो ऑफेंसिव रियलिज्म पे फोकस करते हैं, और केनेथ वॉल्श जो है वो डिफेंसिव रियलिज्म पे फोकस करता है। ये अपने को याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ आ गई। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वॉल्श हैज क्रिटिसाइज्ड, पीछे वॉल्श लिख रहा था, है ना। वॉल्श हैज क्रिटिसाइज्ड मॉर्गेंथ्यू's व्यू of human nature as non-scientific since human behavior is not consistent। यही तो मैं बताने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि मॉर्गेंथ्यू का व्यू जो ह्यूमन नेचर पे बेस्ड है वो नॉन साइंटिफिक है, क्योंकि ह्यूमन नेचर जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है। He has also criticized Morgenthau for focusing on unit level analysis। यानी कि भाई आप हर एक इंसान के बारे में बात करो तो हर एक इंसान एक जैसा हो जाएगा क्या? हर एक इंसान एक जैसा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो आप यूनिट लेवल एनालिसिस कर सकते हो क्या? मुश्किल है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए क्या कंसेप्ट आया यहाँ पे कि मॉर्गेंथ्यू ने जो वॉल्श है उसने इसको क्रिटिसाइज किया कि यूनिट लेवल एनालिसिस करते हैं। वॉल्श इन कॉन्ट्रास्ट हैज शिफ्टेड द डिस्कशन टू द स्ट्रक्चरल लेवल। अब वॉल्श ने अपना एक नया कंसेप्ट दिया स्ट्रक्चरल लेवल का। ही मैं बताऊंगा वॉल्श के बारे में भी थोड़ा सा बता दूंगा, 1-2 लाइनें एक्स्ट्रा। ही बिलीव्स दैट स्टडिंग फॉरेन पॉलिसी ऑफ कंट्रीज इज नॉट इम्पोर्टेंट। उन्होंने बिलीव किया कि फॉरेन पॉलिसी को ज़्यादा मत पढ़ो दूसरे देशों की को। द फॉरेन पॉलिसी डजंट चेंज विद द एक्टर।
मनमोहन सिंह के भी टाइम हम नेम को फॉलो करते थे, किसी दूसरे देश में फोकस नहीं करते, इंटरनल मैटर में अपना दखल नहीं देते, है ना। और नरेंद्र मोदी के टाइम भी हम यही काम करते हैं कि हम नेम को फॉलो कर रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। उनकी जो इंटीग्रल टेरिटरी है उसमें हम कोई भी एक तरह से क्या बोलते हैं, कोई भी मतलब कोई भी उसे कैसे भी एनेक्स करने की कोशिश हम नहीं करते हैं। कंसेप्ट सेम है ना, प्रधानमंत्री चेंज हुआ ना, कंसेप्ट तो वही था, आपकी फॉरेन पॉलिसी तो वही रही ना। ये चीजें दिखाती है कि एक्टर के साथ फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं होती, रेदर इट रिमेन्स द सेम ड्यू टू एनार्कियल स्ट्रक्चर। ये एनार्कियल स्ट्रक्चर ऐसा थोड़ी है कि मनमोहन सिंह के टाइम पे पाकिस्तान अच्छा था, नरेंद्र मोदी के टाइम पे पाकिस्तान बुरा हो गया। वो पहले भी बुरा था, आज भी बुरा है, कल भी बुरा रहेगा, है ना। ये चीजें दिखाते क्यों, क्योंकि एनार्कियल स्ट्रक्चर है, क्योंकि सबको पावर चाहिए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे इन्होंने दिखाने की कोशिश करी है। इन रियलिज्म स्टेट्स हैव टू compete फॉर देयर सर्वाइवल। मैंने बताया ना रियलिज्म के 3 कंसेप्ट हैं, है ना, सर्वाइवल, और सर्वाइवल किससे होगा, एंड द सिक्योरिटी डायलेमा लीड्स टू स्टेट गेनिंग मोर पावर। अब उनके पास सिक्योरिटी डायलेमा है कि भाई उन्हें पावर चाहिए, पावर चाहिए, पावर चाहिए, है ना। वो सिक्योरिटी डायलेमा जो है वो उन्हें तंग कर रहा है कि भाई इन्हें पावर के लिए क्या चाहिए। वर्ड्स अभी मैं बताता हूँ। प्रोपोनेंट ऑफ डिफेंसिव रियलिज्म, थोड़ा सा डिफेंसिव रियलिज्म पे बात करेंगे। एंड दस बिलीव्स दैट ए ब्लाइंड आर्म रेस इज नॉट द सॉल्यूशन, स्टेट शुड गो फॉर बैलेंस ऑफ पावर, डिसआर्मामेंट, क्रिएटिंग बफर स्टेट एंड सो ऑन। तो डिफेंसिव रियलिज्म क्या बोलते हैं, डिफेंसिव रियलिज्म का कंसेप्ट क्या है, देखो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। डिफेंसिव रियलिज्म क्या बोलता है, अगर ये मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने डिफेंसिव रियलिज्म, ठीक है। किसने दिया डिफेंसिव रियलिज्म, केनेथ वर्ड्स ने दिया, सबको पता है। डिफेंसिव रियलिज्म क्या बोलता है, डिफेंसिव रियलिज्म बोलता है कि पावर इज अ मींस, पावर इज अ मींस टू एंड, और एंड क्या है, एंड ऑफ सिक्योरिटी। एंड क्या है हमारा, एंड ऑफ सिक्योरिटी, यानी हमें सिक्योरिटी चाहिए। ये डिफेंसिव रियलिज्म का मेन कोर कंसेप्ट है। अल्टीमेट कंसर्न किसके लिए, यानी कि डिफेंसिव रियलिज्म का अल्टीमेट कंसर्न किसके लिए, अल्टीमेट कंसर्न किसके लिए, सिक्योरिटी के लिए। किसके लिए, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी अपन कैसे अचीव कर सकते हैं, जो अभी इन्होंने यहाँ पे लिखा था, सिक्योरिटी अपन कैसे अचीव कर सकते हैं, 3 वे बांध लो। जैसे कि एक तो ट्रीटीज, अलायंस, ये सारा हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं और बात करूं तो आपकी डिसआर्मामेंट हो गया, डिसआर्मामेंट हो गया, डिसआर्मामेंट हो गया, है ना। सिक्योरिटी डायलेमा जो है वो एक सिक्योरिटी की तरफ ले जाता है। सिक्योरिटी डायलेमा ये एक मेथड नहीं है, मेथड क्या लिख सकते हो आप इसमें, ट्रीटीज हो गया, अलायंसेस हो गया, मिलिट्री अलायंस कुछ भी हो गया, है ना। ये सारे आपको सिक्योरिटी की तरफ ले जाते हैं। इसीलिए अब स्टेट क्या चाहेगा, क्या स्टेट पावर मैक्सिमाइजर बनना चाहेगा, नहीं। स्टेट जो यहाँ पे पावर मैक्सिमाइजर नहीं बनना चाहता, रेदर देन स्टेट क्या बनना चाहता है, सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर। स्टेट को क्या होना है, सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर। ये कंसेप्ट है डिफेंसिव रियलिज्म का। अपोजिशन में अगर मैं यहाँ पे ऑफेंसिव रियलिज्म की भी बात कर लूँ, फिर ऑफेंसिव अगर रियलिज्म की बात करूं तो ऑफेंसिव रियलिज्म के लिए पावर एंड है, पावर जो है एंड है, पावर इज एन एंड, है ना। ये किसने कंसेप्ट दिया था, मीयर साइमर ने। किसने कंसेप्ट दिया, ये मीयर साइमर ने। मीयर साइमर ने क्या बोला है कि पावर तो एंड है ना। अगर पावर एंड है तो आप इंटरनेशनल सिस्टम के पावर एंड है, मतलब इसका मतलब क्या है कि स्टेट क्या होगा, पावर मैक्सिमाइजर। स्टेट क्या होगा, पावर मैक्सिमाइजर, ठीक है। ऑफेंसिव रियलिज्म क्या बोलता है कि बार तो होना ही होना है, यानी कि वॉर इज इनएविटेबल, वॉर इज इनएविटेबल, यानी कि इसे आप टाल नहीं सकते वॉर को, है ना। वॉर तो होना ही होना है, ये तो पक्की गारंटी है ही है। आप किसी ना किसी के साथ बॉल पे तो जाओगे ही जाओगे, ठीक है। ये होता है कंसेप्ट ऑफेंसिव रियलिज्म का। आते हैं क्वेश्चन पे वापस आते हैं। जॉन मीयरसाइमर ऑन द अदर हैंड इज एन ऑफेंसिव रियलिस्ट। He believes that state will not be satisfied with just any amount of power, but will want more. वो पावर मैंने बोला ना, स्टेट क्या चाहते हैं ऑफेंसिव रियलिज्म में, पावर मैक्सिमाइजर। Thus offense is the best defense. ये इनका एक बहुत अच्छा लाइन है, offense is the best defense. He has given 2 strategies to gain power. पहला बेट एंड प्लीड,
और दूसरा ब्लड लेटिंग। वेयर एन स्टेट कैन कीप, ये याद कर लेना है ना, ये जॉन मियर साइमन की दो एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज हैं, बेट एंड ब्लीड और ब्लड लेटिंग। वेयर एन स्टेट कैन कीप देयर एनिमीज एंगेज्ड इन वॉरफेयर टू ड्रेन अवे देयर पावर, जैसे यूएसए करता है ना, किसी दूसरे को बॉल में लगा दो, अपन फायदा उठा लेगा, ठीक है। ये काम होता है एक स्टेट का कि वो अपने एनिमीज को एंगेज कर दे और खुद वहां से फायदा उठा ले, खुद वहां से फायदा उठा ले। चीजें समझ आई कि नहीं आई? आगे देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। फिर इन्होंने जो क्रिटिसिज्म पूछा था क्वेश्चन में, पोस्ट मॉडर्निस्ट लाइक डेल वेलन एंड रिचर्ड एस्ले बिलीव दैट रियलिज्म इज अ डिस्कोर्स एंड कैन नॉट बी कॉल्ड ए साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। बोले भाई रियलिज्म तो एक डिस्कोर्स है और ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है नहीं। तुम किस पे, ह्यूमन नेचर पे तुम बात कर रहे हो? ह्यूमन नेचर का तुम्हें पता है? तुम्हारे चाचा जी को पता है क्या कि ह्यूमन नेचर कैसा है? ऐसा नहीं बोला, लेकिन ऐसा ही बोलना चाहते होंगे। तो दे सजेस्ट दैट एनार्की एग्जिस्ट बट द वे रियलिस्ट डिस्क्राइब इट इज प्रॉब्लम। वो मानते हैं कि एनार्की है, मानते हैं एनार्की है पोस्ट मॉडर्निस्ट, लेकिन किस वे में ये इनको पता नहीं, ये गलत बताया इन्होंने रियलिस्ट लोगों ने। सो when realists interpret anarchy at a security dilemma as a security dilemma, they compel states to acquire power leading to wars। तो इसीलिए वो एनार्की के चक्कर में क्या हो गया, वॉर हो गया। when war happen they assert that realism is a scientific explanation। और जब बात हो जाता है, जब बात हो जाता है, जब युद्ध हो जाता है, बोलते हैं देखो हमने तो पहले ही कही थी कि वार होगा, हमने तो पहले ही कहा था वार होगा, तो बताओ हमारी बात सच निकली कि नहीं निकली? बोले अगर हमारी बात सच निकली तो लाओ चढ़ाओ 100 रुपये का प्रसाद, है ना, ऐसे वो बोल देते हैं, ठीक है। तो दस द पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिक ऑफ स्ट्रक्चर रियलिज्म इज वेरी पावरफुल। कंक्लूजन ज़्यादा बेस्ट है नहीं, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। इससे बेस्ट कोई कंक्लूजन ये हो सकता था कि प्रेजेंट टाइम में आप यहाँ पे प्रेजेंट टाइम दिखा सकते थे, रसिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमस वॉर, है ना, कि हाँ भाई हो तो रहा है रसिया यूक्रेन वॉर, ठीक है, इजराइल हमस वॉर, है ना। और काउंटर करने के लिए पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है वो आप इंडिया चाइना, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया यूएसए की प्रेजेंट रिलेशनशिप, है ना, वो सब चीज़ आप यहाँ पे एक अपने कंक्लूजन में कहीं ऐड कर सकते थे, शायद कंक्लूजन और बेस्ट हो जाता। तो ये था एक रिया डेवी मैम का आंसर, जिसे हम लगातार कोशिश कर रहे हैं करने की। वही वाली बात है, दोबारा से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ आया हो, अच्छा लगा हो, कुछ इनिशिएटिव, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगेन इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम सेक्शन पेपर 2A के ही जितने क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।